मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद शोएब। वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू माई चैनल सुपर 20 क्लासेस फॉर मैथ्स, जहां आज आपके शोएब सर पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स बुक्स चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि हर चैप्टर में हम आपके लिए उस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स होते हैं कि आखिर चैप्टर में है क्या, उसे हम इस साइड में लिख देते हैं किनारे में। तो पहले की ही तरह इस चैप्टर में भी जो मेन पॉइंट्स है उसे हमने किनारे में लिख दिया है, जिसे हम कहते हैं कि ये आपके लिए टॉनिक है, जूस है। डायरेक्ट इसे पी सकते हैं और आपको एनर्जी मिलेगा। पूरा चैप्टर का क्या है वो पूरा का पूरा निचोड़ यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस चैप्टर में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये 5 विधियां जिनसे ये रैखिक समीकरण का हल निकलता है। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, रैखिक समीकरण का जो रैखिक समीकरण में जो स्थितियां बनती है, कौन कौन सी सिचुएशंस होती है और किस सिचुएशन में कौन सा रैखिक समीकरण कैसा कहलाता है, उसका कैसा हल होता है नहीं होता है, ये दूसरा पार्ट है। तो इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में बांट दिया है। एक पार्ट में आपकी 5 विधियां हैं और दूसरा पार्ट जो है वो है आपके लीनियर ऑफ इक्वेशंस जो है, इसमें कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती है, सिचुएशंस के हिसाब से इसे दूसरा पार्ट दे दिया है। आते हैं अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो चैप्टर स्टार्ट होता है हमारे चैप्टर के नाम से ही, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर इसके शब्दों को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो सारा अर्थ जो है वो इसी में छुपा हुआ है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक एक शब्द को आपको बताते हैं। दो आप लोग जानते हैं, दो चर यानी कि चर कितने रहेंगे, तो 2 रहेंगे। चर क्या होता है? जिसका मान फिक्स ना हो, जिसका मान बदलता रहे, उसे हम लोग चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं हुज वैल्यू वेरीज, मतलब उसका बदलता रहे उसका मान उसका। जैसे एक्स वाई जेड आर एस टी, ये सब हमारे वेरिएबल हैं। तो इसमें चर कितने रहेंगे? चर रहेंगे 2, यानी इसमें से कोई 2। मान लेते हैं कि एक्स और वाई, इसमें 2 चर रहेगा। रैखिक कहते हैं जिसकी पावर 1 हो, अधिकतम पावर, यानी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, वाई स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स क्यूब नहीं आएगा, वाई क्यूब नहीं आएगा। एक्स और वाई दोनों की पावर जो रहेगी वो मैक्सिमम 1 रहेगी। समीकरण कहते हैं जब 2 चीजों की हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उसे समीकरण कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। तो कंपैरिजन कैसे होगा? कंपैरिजन के लिए बीच में बराबर का चिन्ह चाहिए, और बराबर के इधर कुछ होगा और बराबर के इधर कुछ होगा। यह है आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन चैप्टर का नाम 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, बल्कि चैप्टर का नाम है पूरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब युग्म एक शब्द और जुड़ गया, युग्म कहते हैं जोड़े को, पेयर को। तो अब अगर इसका पूरी तरह से अगर डेफिनेशन देना चाहें चैप्टर का, तो पूरी तरह से डेफिनेशन ये है कि 2 ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें दोनों में समान चर आए, उसे हम लोग कहते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 linear equations having the same variables are called pair of linear equations in 2 variables.
एक रैखिक समीकरण है हमारा 3x + 4y बराबर 15, और दूसरा भी जो रैखिक समीकरण लेंगे उसमें भी x और y ही आना चाहिए चर। गुणांक जो है गुणांक बदल जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 7x + 9y बराबर 25। ऐसे समीकरण को हम लोग कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये आपको हमने आपको चैप्टर का जो नाम था उसको परिभाषित कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले जैसे हर चैप्टर में चलते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सब चीज़ का, तो इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, दो चर वाले का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c बराबर 0। अब चूंकि यहाँ पे समीकरण दो है इसीलिए पहले वाले को मान लेंगे a1 b1 c1 और दूसरे वाले को हम कहेंगे a2x + b2y + c2 बराबर 0। अब यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब गुणांक है। इन गुणांकों के आधार पे ही ये तीन परिस्थितियां जो है बनती है। पहली परिस्थिति, अच्छा इस परिस्थिति इनसे होता क्या है? इनसे फायदा ये होता है कि हम समीकरण को बिना सॉल्व किए समीकरण के बारे में कुछ जानकारियां बता सकते हैं कि उसका हल होगा या नहीं होगा, उसकी जो रेखाएं होगी वो प्रतिच्छेदी होगी या समपाती होगी, वेदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और ओवरलैपिंग, ये हम पहले ही सारी चीज बता सकते हैं इनके कोफिशिएंट्स के रेशियो के आधार पर। तो एक एक केस को क्लियर कर देते हैं। पहला केस, जब a1/a2 not equal to b1/b2, a1/a2 b1/b2 के अगर बराबर नहीं हो किसी भी दो रैखिक समीकरण में युग्म में, तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कि इसका केवल एक हल होगा। अर्थात इसका सिर्फ एक ही हल होगा। एक हल का मतलब है कि ये जो समीकरण जो है ये एक रेखा को डिनोट करता है, लाइन को, यानी इन दोनों समीकरण की लाइन जो होगी वो सिर्फ एक पॉइंट पर काटेगी। तो इसी आधार पर हम लोग और क्या कह सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो एक हल हो या इसे हम लोग अद्वितीय भी कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। तो जाहिर सी बात है एक ही हल है तो दूसरा कहां से होगा? रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और क्या कहा जाता है? समीकरण युग्म के बारे में कहा जाता है कि ऐसे समीकरण युग्म को हम लोग कहते हैं संगत, कंसिस्टेंट, यानी कि इसका हल है, जिसका हल है उसे हम लोग कहते हैं संगत। इसका एक और नाम है विरोधी। अब होता क्या है कि इसके इतने सारे एक ही से आपके नाम निकलते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किसमें हम क्या करें, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव जो है ना कम से कम 3 या 4 ऑब्जेक्टिव में से पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप एक एक सिचुएशन को लिख लें, पहली सिचुएशन को, कि इसमें क्या क्या होता है, और अगर समझ के पढ़ें तो सारी अपने आप याद रहेगी। संगत कहा जाता है जिसका हल निकलता है। संगत कब होगा? जब उसका हल निकलेगा। हल कब निकलेगा? जब दो रेखाएं टच करेगी। टच कब होगी? कि या तो वो इंटरसेक्टिंग रहेगी या वो ओवरलैपिंग रहेगी, या तो वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए या फिर दूसरे को काटे। इन दोनों सिचुएशन में संगत होता है। हालांकि एक लाइन अगर दूसरे लाइन पे आ जाती है तो उसे आश्रित भी कहा जाता है, जो तीसरे केस में होता है। तो पहले केस से हम क्या क्या पॉइंट ले सकते हैं? वो ये ले सकते हैं कि इसका केवल और केवल एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अगर रेखाओं की बात करें तो रेखाएं जो होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है
तो ये दोनों समीकरण युग्म संगत कहलाएंगे, यानी कि इसका हल होगा। इसे विरोधी भी कहा जाता है। तो 4 चीजें याद रखना। सेकंड पॉइंट, A1/A2 बराबर B1/B2, ये दोनों बराबर हो गए, तब हम C1/C2 निकालेंगे। यही अगर बराबर नहीं हुआ आगे निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये इसमें 2 केस हो सकता है, C1/C2 बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। तो पहला केस लेते हैं कि C1/C2 बराबर नहीं हो। तो ये कैसी रेखाएं होती है? ये होती है रेखाएं जो एक दूसरे को टच ही नहीं करती है, यानी कि जो पैरेलल होती है, समांतर होती है। तो रेखाओं के बारे में अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे? रेखाएं समांतर होंगी। रेखाओं के बारे में। समीकरण के बारे में कहेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि समीकरण जो होगा वो असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इक्वेशन जो होगा वो कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट, इसका कोई हल नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट आ गया, असंगत हल होगा। तीसरा पॉइंट, रेखाओं की बात करें कि रेखाएं के में क्या संबंध होगा? तो रेखाएं जो होंगी, अच्छा रेखाएं बता चुके हैं, रेखाएं समांतर होंगी। और हल की बात करें समीकरण के, तो इसका हल असंगत होगा। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। अच्छा, एक पॉइंट एक रह गया हल के बारे में। हल क्या होगा इसका? असंगत तो है ही। असंगत का मतलब है कि कोई हल नहीं होगा। ऐसे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू बराबर C1/C2। ये केस कब होता है? ये केस तब होता है जब एक रेखा और दूसरी रेखा दोनों एक दूसरे पर आ जाए, तो इसे हम लोग आश्रित कहते हैं। इसमें संगत, इसमें असंगत, इसमें संगत भी है लेकिन संगत के साथ में क्या है? ये आश्रित है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हल कितने होंगे? तो जितने पॉइंट टच करता है दोनों लाइनों का उतना ही हल होता है। और यहाँ पे इसका हर पॉइंट टच कर रहा है, इसलिए इसके हल जो होंगे वो अनगिनत होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। रेखाओं के बारे में क्या कहेंगे? तो रेखाएं जो होगी वो ओवरलैपिंग होगी, एक दूसरे पर ही आएंगी। ये हो गया आपका एक पार्ट खत्म। यानी कि चैप्टर को जो हमने 2 पार्ट में बांटा था, ऐसा नहीं कि 2 पार्ट का आधा आधा मैंने चाकू से हिस्सा किया था, पार्ट लिया था। तो 2 पार्ट है, अभी आधा है कि 1/4 है, वो आप लोग देखना। हमने सिर्फ इसे 2 पार्ट में बांट दिया था। तो एक पार्ट ये जो है टॉपिक जो है ये खत्म हो गया। अब हम लोग इस पर चलते हैं कि इन सॉल्यूशंस को पहले तो हम लोग सिर्फ चेक कर रहे थे, चेक करके देख रहे थे कि हल है कि नहीं है, हल है तो कैसा है, रेखाएं होंगी तो कैसी होंगी। पहले से हम लोग भविष्यवाणी कर रहे थे, ज्योतिष बन रहे थे। तो एक पार्ट कंप्लीट कर दिए। अब अगर अगले पार्ट को भी अगर हम इसी वीडियो में शामिल कर लेते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और छोटे छोटे वीडियो देखना सबके लिए जो है वो आसान हो जाता है। लंबा वीडियो बोरिंग सा लगता है, इसलिए हम भी नहीं चाहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा लंबा करें। तो ज़्यादा भी इंतजार नहीं करावेंगे आपको। बाकी के रिमेनिंग पार्ट का ये जो 5वीं विधि है, 5वीं विधि के लिए हम कल आपको वीडियो अपलोड करेंगे। और आज के लिए इतने पे ही अपनी क्लास को एंड करते हैं। तब तक के लिए यही कहेंगे, बी कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय, अल्लाह।